भैरवपुर नाम का एक गांव था। दिन में वो गांव जितना शांत दिखता था, रात होते ही उतना ही डरावना बन जाता था। गांव के आखिरी कोने पर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके पास शाम के बाद कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती थी और उसके साथ रहता था एक गंजा भूत, जिसका चमकता सिर चांदनी में दूर से ही दिख जाता था। गांव में 3 दोस्त रहते थे, रघु, भोला और टीका। एक रात तीनों चौपाल पर बैठे थे। देखो भाई, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। गांव वाले बेकार में डरते हैं। अगर सच में चुड़ैल होती ना, तो सबसे पहले मेरे घर आती, क्योंकि मेरी कमला रोज बोलती है कि तुम्हारे साथ रहने से अच्छा तो किसी भूत के साथ रह लूं। टीका, तू मजाक मत कर। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा है। पीपल के नीचे एक औरत उल्टे पैरों से चल रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि मुझे लगा जैसे कोई काला कंबल जमीन पर घिसट रहा हो। भोला, तू तो बिल्ली देखकर भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। लेकिन बात में कुछ तो है। पिछले हफ्ते लाला के बैल की पूंछ किसी ने चोटी की तरह बांधी थी और पंडित जी की धोती पीपल के पेड़ पर लटकी मिली थी। इतने में पीपल की तरफ से एक डरावनी हंसी सुनाई दी। भोला का चेहरा पीला पड़ गया। मैं घर जा रहा हूँ। मुझे अपनी बीवी सुशीला की डांट मंजूर है, लेकिन चुड़ैल की हंसी बिल्कुल मंजूर नहीं। रुक, आज सच पता लगाते हैं। अगर चुड़ैल है तो पकड़ेंगे, और अगर कोई औरत नाटक कर रही है तो पूरे गांव के सामने सच खोलेंगे। एक काम करते हैं, कल्लू नाई से उस्तरा और मशीन ले आते हैं। अगर चुड़ैल मिली तो उसके बाल काट देंगे। जिस चीज पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है वही उड़ा देंगे। फिर देखेंगे कैसे डराती है। तुम दोनों पागल हो क्या? आदमी से पंगा लो, जानवर से पंगा लो, लेकिन चुड़ैल के बालों से पंगा मत लो। चुड़ैल के बाल उसकी शक्ति होते हैं। अगर वो सच में चुड़ैल निकली तो हमारी फोटो पर माला लग जाएगी। लेकिन रघु और टीका ने भोला की बात नहीं मानी। रात के करीब 12 बजे तीनों पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। अचानक पेड़ के पीछे से एक सफेद चेहरा निकला। कौन आया है मेरी रात में? कौन है जो सारंगी के पेड़ के नीचे सांस लेने की हिम्मत कर रहा है? लेकिन रघु ने हिम्मत करके जाल फेंक दिया। मैडम, गांव में फ्री हेयर कट योजना चल रही है। आज आपका नंबर आया है। इतने लंबे बाल रखने का अलग से जुर्माना भी लगता है। चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख से पीपल के पत्ते काले पड़ने लगे। रघु और टीका ने उसके बाल काटने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में सारंगी चुड़ैल का सिर बिल्कुल गंजा हो गया। तुम तीनों ने सारंगी के बाल नहीं काटे। तुमने मौत के साथ मजाक किया है। मेरा साथी भैरू लौटेगा। वो गंजा भूत है, लेकिन उसका गुस्सा तुम्हारी हंसी सुखा देगा। तुमने मुझे गंजा किया है, अब तुम्हारे घरों की इज्जत के बाल गिरेंगे। वाह, गंजी चुड़ैल का प्रेमी भी गंजा भूत। ये तो गांव की सबसे चमकदार जोड़ी निकली। सारंगी धुएं में बदल कर गायब हो गई। अगली सुबह लोग चौपाल पर सारंगी का मजाक उड़ाने लगे। रघु की पत्नी गौरी ने रात को बालों में कंघी की तो कंघी में बालों का बड़ा गुच्छा अटक गया। वो डर गई और रघु को बुलाने लगी। रघु, सच सच बताओ, तुमने कल रात क्या किया था? मेरे बाल कभी ऐसे नहीं टूटे। मुझे लग रहा है जैसे रात को कोई मेरे सिर के पास बैठा था। सपने में एक गंजी औरत हंस रही थी और बोल रही थी, पहला गुच्छा गिर गया, अब पूरा सिर चमकेगा। रघु ने बात टाल दी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उस रात तीनों दोस्त फिर चौपाल पर मिले। इस बार किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। मैंने कहा था ना, गलती हो गई। चुड़ैल को गंजा करना मजाक नहीं था। अब वो हमारी पत्नियों के पीछे पड़ेगी। सुशीला के बाल उसकी जान है। अगर वो गंजी हो गई ना, तो पहले भूत मुझे मारेगा, फिर सुशीला। हो सकता है कोई गांव वाला मजाक कर रहा हो, लेकिन तेल की बोतल में कागज कैसे अगजामा, ये मेरी समझ से बाहर है। और कमला ने अगर सच जान लिया तो भैरू से पहले वही मेरा अंतिम संस्कार कर देगी। तभी चौपाल के बीच रखा दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरे में एक आदमी जैसी परछाई दिखाई दी। उसका सिर बिल्कुल गंजा था। रघु, भोला, टीका, तुमने मेरी सारंगी को रुलाया। उसके बाल उसकी शान थे। अब मैं तुम्हारे घरों की शान को छूंगा। तुम्हारी पत्नियों के बाल एक एक रात में गिरेंगे। तुम देखते रहोगे, बचाते रहोगे, लेकिन हर सुबह तकिया बालों से भर जाएगा। तीनों के गले सूख गए।
भैरू, हमसे गलती हो गई। हमने मजाक में किया था। हम सारंगी से माफी मांग लेंगे। उसके लिए नया विग ले आएंगे, तेल ले आएंगे, चाहे शहर से महंगे बाल ही क्यों ना खरीदने पड़े। भूत की मोहब्बत विग से नहीं चलती रघु। सारंगी रोई है, उसकी चीख पीपल की जड़ तक गई है। अब तुम तीनों को वही डर महसूस होगा जो उसने महसूस किया था। भैरू गायब हो गया, लेकिन जाने से पहले चौपाल की मिट्टी पर उस तरह से लिख गया। अगली सुबह भैरवपुर में डर फैल गया। रघु, भोला और टीका ने अपनी पत्नियों को सब सच बता दिया। पहले तो गौरी, सुशीला और कमला ने तीनों की अच्छी तरह क्लास लगा दी। टीका, तुम्हारा दिमाग कभी सीधा चल सकता है या तुम जन्म से ही उल्टे पैदा हुए थे? तुमने चुड़ैल के बाल काट दिए और अब उसका गंजा प्रेमी हमारे पीछे उस तरह लेकर घूम रहा है। मैं तो सोचती थी मेरी शादी एक आदमी से हुई है, लेकिन तुम तो चलती फिरती मुसीबत निकले। भोला, तुम तो डरते थे, फिर वहाँ गए क्यों? तुम्हारी हिम्मत सिर्फ मुझसे झूठ बोलने में चलती है क्या? अगर मेरे बाल गए ना तो मैं पहले तुम्हारा नाम बदलकर बिना अक्ल वाला भोला रख दूंगी। अब रोना धोना बंद करो। गलती तुम लोगों ने की है, लेकिन लड़ना हम सबको पड़ेगा। सारंगी और भैरू बदला लेना चाहते हैं, लेकिन बिना वजह किसी औरत के बाल काटना बहुत बड़ा पाप था। ये तुम्हें मानना पड़ेगा। गांव के बूढ़े तांत्रिक दीनानाथ बाबा को बुलाया गया। बाबा ने पीपल के पत्ते, सिंदूर और एक पुरानी चांदी की कंघी देखी। फिर उन्होंने आंखें बंद की और काफी देर तक चुप बैठे रहे। भैरू पहले आदमी था, वो इसी गांव का नाई था। सारंगी उसकी प्रेमिका थी। दोनों का विवाह होने वाला था, लेकिन पुराने समय में कुछ लोगों ने सारंगी के बाल जबरदस्ती काट दिए थे और उसका अपमान किया था। लेकिन दोनों की मौत इसी पीपल के पास हो गई। तब से उनकी आत्मा बालों के अपमान पर भड़क उठती है। तुम तीनों ने वही पुराना जख्म फिर खोल दिया। बाबा, हमें बचाइए। भूत सीधा न्याय नहीं करता बेटा। भूत दर्द को दर्द से नापता है। उसे लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता तुम्हारी पत्नियों के बाल है, इसलिए वो वही छीनना चाहता है। लेकिन एक रास्ता है। तीसरी रात से पहले तुम्हें सारंगी के असली बाल ढूंढने होंगे, जो पीपल की जड़ के नीचे दफन है। रघु ने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च बांधी, पूजा की और गौरी के सिर पर दुपट्टा कस दिया। रात के 1 बजे खिड़की अपने आप खुल गई। अंदर ठंडी हवा आई और कमरे में उस तरह की छन छन आवाज गूंजने लगी। रघु, मेरे सिर के पास कोई खड़ा है। मुझे लग रहा है कोई मेरे बाल पकड़ रहा है। जल्दी कुछ करो, वरना मैं सच में गंजी हो जाऊंगी। भैरू का चेहरा पल भर के लिए दिखाई दिया। उसने गौरी के बालों का एक लंबा गुच्छा काट लिया और गायब हो गया। दूसरी रात सुशीला की बारी थी। भोला ने उसे कमरे के बीच में बैठा दिया और चारों तरफ नमक की रेखा बना दी। जिसने बाल का मजाक बनाया उसका घर रोएगा। सारंगी, मेरी सुशीला को छोड़ दो। हमसे गलती हुई। तुम चाहो तो मेरे सिर के बाल ले लो, मेरी मूंछ ले लो, लेकिन उसके बाल मत काटो। उसका तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। सारंगी पल भर को रुक गई, लेकिन तभी भैरू की आवाज आई। दया मत कर सारंगी, इन्होंने तुम पर दया नहीं की थी। अब सिर्फ कमला बची थी। तीसरी रात अगर भैरू सफल हो जाता तो तीनों पत्नियां गंजी हो जाती। रघु, भोला, टीका, गौरी, सुशीला और कमला ने फैसला किया कि भागने से कुछ नहीं होगा। सबको पीपल के पेड़ तक जाना होगा। हवा में जले हुए बालों की बदबू थी। सारंगी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक बनाया। मुझे लगा चुड़ैल हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई दर्द नहीं। लेकिन आज समझ आया कि दर्द इंसान का हो या आत्मा का, अपमान सबको जलाता है। कमला को मत छूना। जो सजा देनी है मुझे दो। तभी जमीन फटने लगी। जड़ के पास एक पुरानी लाल पोटली मिली। गौरी ने उसे खोला। अंदर लंबे काले बाल थे जो अब भी अजीब तरह से चमक रहे थे। उसी समय भैरू सामने आ गया। पोटली छोड़ दो। सारंगी को बाल लौटाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम लोग हंसने आए थे, अब रो क्यों रहे हो? कमला आगे बढ़ी। भैरू, अगर तुझे बदला चाहिए तो मेरे बाल काट ले, लेकिन एक बात सुन, बदला लेने से सारंगी का अपमान नहीं मिटेगा। तुम दोनों को शांति तभी मिलेगी जब तुम समझोगे कि गलती का जवाब नई गलती नहीं होता। सारंगी पेड़ के पीछे से निकली। गंजे सिर के साथ उसका चेहरा डरावना कम और दुखी ज्यादा लग रहा था। सारंगी, हमसे पाप हुआ। हमने तुम्हारी तकलीफ को तमाशा बना दिया। हम वादा करते हैं
कि गांव में कोई किसी औरत के बाल, रूप या इज्जत का मजाक नहीं बनाएगा। सारंगी के पुराने बाल धुएं की तरह उठे और उसके सिर पर वापस लौटने लगे।